हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस मैथ्स एकेडमी। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यूपीएससी 2024 का जो भी बच्चे मैथमेटिक्स ऑप्शनल का पेपर देंगे तो उनका सिलेबस क्या है, कैसे अप्रोच करना है, कौन से टॉपिक को पहले पढ़ना है, कौन सा टॉपिक आपका प्रायोरिटी में होना चाहिए ताकि आप मैथ्स ऑप्शनल को अच्छे से कवर अप कर पाए, कैसे कैसे टॉपिक्स लिंक्ड है, पेपर 1 के भीतर में कौन सा टॉपिक है, फिर से पेपर 2 के भीतर में कौन कौन टॉपिक है और कैसे उसको कहाँ से शुरू करें। बेसिकली इसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी हर बच्चे के लिए होगा। आप 2024 में पेपर दे, 25 में पेपर दे, इट डजंट मैटर। यूपीएससी सीएससी, सीएससी मतलब हो गया सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, और प्लस इसमें हम लिख दे आईएफओएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ठीक है, तो इसका जो सिलेबस होता है तो दो पेपर में डिवाइडेड है। एक पेपर 1 है और पेपर 2 है। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 है। दोनों का वेटेज कितना है? 250 मार्क्स है। ये भी 250 मार्क्स का है। ओके, और ये भी 250 मार्क्स का है ना। 250 मार्क्स का एक पेपर, दूसरा भी 250 मार्क्स का। इसका मतलब कुल मिला के दोनों 500 मार्क्स का क्वेश्चन है सो आपका आएगा। इसमें टॉपर्स जो हैं अभी तक का, जो टॉपर लोग का जो मार्क्स आया है सो 370 भी आया है, 380 के अप्रॉक्स में भी आया है ना। 340 से 50 के बीच में काफी लोग का आ चुका है ना। मोर देन 300 तो बहुत सारे लोगों का है। ठीक है, मतलब आप 300 प्लस स्ट्रेटजी मैथमेटिक्स में सोच सकते हैं। मतलब ये मुमकिन है, 300 प्लस लाना असंभव वाली बात नहीं है। इवन आप मेहनत करेंगे 340 से 50 में भी आप जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा अगर मेहनत करेंगे, सारा क्वेश्चन ही आपको याद है, हर एक टाइप आपको प्रोसेस सब कुछ बार बार आपने किया हुआ है, एवरीथिंग ओके है, पीवाई क्यू आपने बार बार बनाया है, तो 370 से 380 नंबर भी आप ला सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूपीएससी का जो पेपर होता है तो मोस्टली जो आएगा आपका, आपके जो हार्ड वर्क के अंदर में ही वो सीमित हो जाएगा, है ना। जो आप प्रैक्टिस किए रहेंगे, जो प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस में आपका सीट्स होगा, है ना, असाइनमेंट्स होगा, और जो पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यही सारे क्वेश्चंस कई बार डायरेक्ट ही क्वेश्चन आ जाता है, कई बार वैसा ही कुछ चेंज करके, लेकिन फंक्शन चेंज है, सारा कुछ करने आपको आ रहा है। कुछ आईआईटी जेई टाइप का फील नहीं आएगा कि भाई एक क्वेश्चन है उस कैलकुलस का, उसमें आप मैकेनिक्स भी लगाना है और एसएचएम भी लगाना है। ऐसा रेयरली होता है, ऐसा यूपीएससी फील्ड में नहीं है ना। यूपीएससी में जो क्वेश्चन आ रहा है, सेट पैटर्न का क्वेश्चन आ रहा है। आपने लास्ट 15 साल का क्वेश्चन को अच्छे से, पेपर 1 पेपर 2 का एकदम टिप्स पे है सारे क्वेश्चन। यहाँ का भी क्वेश्चन जो पूछेगा उसको भी आराम से कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि कितना मार्क्स तक लोग ला पाते हैं, है ना। अब है पेपर 1 के भीतर में क्या क्या पढ़ना है। पेपर 1, तो पेपर 1 जो आपका स्टार्ट होगा कैलकुलस से स्टार्ट होगा। कैलकुलस में सिंगल वेरिएबल कैलकुलस प्लस मल्टी वेरिएबल कैलकुलस, ये पहला टॉपिक है। दूसरा है आपका लीनियर एलजेब्रा, लीनियर एलजेब्रा, है ना। ठीक है, इसमें आपको लीनियर एलजेब्रा के भीतर में वेक्टर स्पेस के बारे में पढ़ना है, वेक्टर स्पेस पूरा पढ़ना है, प्लस मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट दोनों पढ़ना है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। थोड़ा सा मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट आप 12वीं में पढ़ते हैं, उसी का एक्सटेंशन आपको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, तीसरा चीज नोट कीजिएगा, तो पढ़ना है आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ओडीई। चौथा जो चीज है वेक्टर कैलकुलस है, वेक्टर कैलकुलस है। ठीक है, पांचवा जो चीज है 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल, है ना, ज्योमेट्री।
ज्योमेट्री पढ़ना है 2D एंड 3D। जो 2D में आता है सर्किल हो गया, इलिप्स हो गया, हाइपरबोला, पैराबोला, ये सब हो गया। उसी ढंग से 3D में हो गया आपका स्फीयर हो जाएगा, कोनिक्वाइड हो जाएगा, एलिप्सॉइड हो जाएगा, पैराबोलाइड हो जाएगा, स्ट्रेट लाइंस हो जाएगा, स्क्यू लाइंस हो जाएगा, प्लेन्स हो जाएगा। ये सारा चीज पढ़ना है, कोन वगैरह सब। ठीक है, 2D एंड 3D हो गया। और उसके बाद एक आपको मैकेनिक्स का पोर्शन पढ़ना है। मैकेनिक्स, मैकेनिक्स में बेसिक आपका मोशन है ना, मोशन 1D 2D, ठीक है, SHM, वर्क पावर एनर्जी, ये सारा कुछ पढ़ना है। ग्रेविटेशन का भी पढ़ना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से भी क्वेश्चन पूछता है। ग्रेविटेशन हो गया, रोटेशनल डायनामिक्स है, रोटेशनल डायनामिक्स, है ना। मेनली क्या है, मेन जो पार्ट होगा यहाँ पे कैलकुलस, एकदम अच्छे से करना है। इससे आपको 40 से 50 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें मल्टी वेरिएबल कैलकुलस, वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, लीनियर अलजेब्रा जो आपका पढ़ना है। लीनियर अलजेब्रा से भी आपको 50 से 60 नंबर का क्वेश्चन जो है सो हमेशा आता है। 50 से 60 मार्क्स का क्वेश्चन, इसको ढंग से करना है। और नई डिफरेंशियल इक्वेशन है, इससे भी आपको 50 से 60 नंबर का क्वेश्चन दिख जाएगा एग्जाम में। वेक्टर कैलकुलस से 30 से 50 नंबर का क्वेश्चन दिख जाता है। 3D ज्योमेट्री से भी 30 से 40 नंबर का क्वेश्चन आपको हर साल रहता है। मैकेनिक्स से भी आपको 30 से 40 नंबर का क्वेश्चन हर साल आपको दिख जाता है ना। ठीक है, इसमें स्टार्ट किधर से करना है, स्टार्ट इसी ऑर्डर में करना है। कैलकुलस को पहले करना है। कैलकुलस अगर करेंगे सिंगल वेरिएबल तो मल्टी वेरिएबल हमको समझ में आएगा, है ना। लीनियर अलजेब्रा करना है, लीनियर अलजेब्रा को करना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके बिना फिर दिक्कत हो जाएगा। ये जो इंजीनियरिंग किए हुए हैं बच्चे उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है शुरू में, लेकिन जो बीएससी बैकग्राउंड के बच्चे हैं, आपका बैकग्राउंड क्या था, बीएससी है ना, तो बीएससी तो लीनियर अलजेब्रा आप पढ़े होंगे, तो बीएससी वालों को थोड़ा सा इसमें एज मिल जाता है ना। 50 से 60 नंबर लाना है और इसमें का क्वेश्चन आएगा तो आपको लीनियर अलजेब्रा बीएससी पार्ट 1 पार्ट 2 में भी आप पढ़े हैं, उसी को थोड़ा सा और अच्छे ढंग से करना है यहाँ पर। ठीक है, ओडी जो आप 12वीं में किए हैं, 12th में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन किए होंगे, है ना, रेट ऑफ चेंज वगैरह। उसी के बाद जैसे सॉल्यूशन उसका करते हैं तो ओडी आ जाता है। तो ओडी आपको डिफरेंट टाइप का फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर बहुत इसमें पढ़ना है, जो ग्रेजुएशन में जितना सिलेबस है ना। अभी 12वीं में क्या पढ़ते हैं, वेरिएबल सेपरेबल पढ़ लेते हैं, होमोजेनियस पढ़ लेते हैं, एग्जैक्ट फॉर्म पढ़ लेते हैं, बर्नौलीज फॉर्म पढ़ लेते हैं, बस इतना ही करते हैं। लेकिन उसके बाद है तो फिर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से फिर कैसे करते हैं। तो बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर का जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसको हम लोग 12वीं तक पढ़ते हैं। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसको हम लोग ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं। तो ग्रेजुएशन वाला सिलेबस जो है सो आपको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, प्लस 12वीं का भी सिलेबस करना है, तो काम ज्यादा है। यहाँ पे लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन भी पढ़ना है, यूज ऑफ इनवर्स लैप्लास एंड लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से कैसे आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं, उसका भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल है। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन सीखना पड़ेगा। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े हैं कभी, नहीं पढ़े। वो एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जैसे आप मान लो कोई फंक्शन है ऑपरेटर की तरह है ना, तो कोई फंक्शन है उसको डेरिवेटिव उसका निकालते हैं, इंटीग्रेशन निकालते हैं, तो बहुत सारे फंक्शंस है उसका हम लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हैं। और उस लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालने के बाद उसको हम लोग किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में यूज कर सकते हैं। ये टेक्निक होता है, इसको हम लोग सीखेंगे। ठीक है, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर है, अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट्स है, ये सारा कुछ आप ग्रेजुएशन में पढ़े होंगे, सुने हैं वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, है ना। तो ये चीज पढ़ना है। तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट्स होता है, उसको भी पढ़ना है हमें। फिर आपका सेकेंड ऑर्डर में यूलर्स फॉर्म है, कॉसी यूलर फॉर्म, लीजेंडर फॉर्म, ये दोनों फॉर्म से क्वेश्चन बार बार आते हैं वेरिएबल कोफिशिएंट से। ठीक है,
तो ओडी को भी बहुत अच्छे ढंग से देखना होगा, तब जाके काम बनेगा। ठीक है। अब वेक्टर कैलकुलस क्या है भाई? तो वेक्टर कैलकुलस में आप बेसिक जो वेक्टर्स पढ़ते हैं, दो वेक्टर दिया हुआ है, उसके बीच का एंगल थीटा निकालना है। डॉट ले लो, क्रॉस ले लो, डॉट लेंगे तो कॉस थीटा निकल जाएगा। ए डॉट बी बराबर मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा का वैल्यू निकालिए। ए क्रॉस बी निकाल लिए, आई जे के, A1 A2 A3 B1 B2 B3, और वहां से वैल्यू निकाल के आप ए क्रॉस बी भी निकालते हैं, उसका फॉर्मूला भी होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। इतना कुछ किए हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आप किए हैं, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट किए हैं, बीटीपी एसटीपी ये सब पढ़े होंगे, है ना। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, वेक्टर फॉर्म में कैसे निकालते हैं। तो इसके बाद का चीज सब शुरू होता है। अब वेक्टर फंक्शन हम लोग एक्चुअली पढ़ेंगे, वेक्टर कैलकुलस के बीच में अंदर में वेक्टर फंक्शन पढ़ेंगे। अब कोई फंक्शन है, अब वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, मतलब जो हम कांस्टेंट वेक्टर मानते थे 3i कैप 4j कैप 7k कैप, तो अब जो हमारा फंक्शन होगा कुछ ऐसा हो सकता है एक्स वाई आई कैप माइनस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के कैप, है ना। अब इस फंक्शन को कह देगा कि बताइए कि ये जो फोर्स है एफ इज इक्वल टू ये, अब ये इरोटेशनल है कि नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आपको दिखेगा। ये फोर्स सोलेनाइडल है कि नहीं है, अगर ये सोलेनाइडल है तो कुछ अगर कुछ लैम्डा किसी में लगा दे, बोलेगा कि लैम्डा का वैल्यू निकालो। तो वेक्टर्स का प्रॉपर्टीज हमको अब बेसिकली और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, है ना। एक पार्ट तो डिफरेंशियल वाला पार्ट चलेगा, ग्रेजिएंट डाइवर्जेंट निकालने का, उसका पूरा आपका कैलकुलस क्या होगा, उसका एल्जेब्रा क्या होगा, कैसे उसको ऑपरेट करेंगे, डेल ऑपरेटर कैसे ऑपरेट करते हैं, है ना। आफ्टर दैट आप डिफरेंशियल पार्ट तो पढ़ना ही पढ़ना है, इसके साथ साथ हमें इंटीग्रल पार्ट को भी काम करना होगा। इंटीग्रल पार्ट में आपको जब वेक्टर कैलकुलस में बात करेंगे तो स्टोक्स थ्योरम पता होना चाहिए आपको, ग्रीन्स थ्योरम पता होना चाहिए, और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ये 3 थ्योरम है, सो आपको अच्छे से नोन होना चाहिए। नोन ही नहीं होना चाहिए, एकदम फील होना चाहिए कि भाई ये करना है। अब जैसे ग्रीन्स थ्योरम है, तो जैसे ही ग्रीन्स बोले तो आपको माइंड में विजुअलाइज होना चाहिए कि हमें बस एक सरफेस पे बात करना है, तो सरफेस क्लोज सरफेस होना चाहिए। क्लोज सरफेस है तो उसका बाउंड्री डिफाइंड होना चाहिए। अब बाउंड्री डिफाइंड है तो बाउंड्री को पैरामीटराइज हमको करने आना चाहिए। पैरामीटराइजेशन क्या है, ये माइंड में क्लिक करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा सीखे होंगे कि जब पैरामीटराइजेशन वगैरह क्या होता है। अगर पैरामीटर एक है तो मतलब उस फंक्शन को हम सिर्फ एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम डिनोट कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पैरामीटराइजेशन, है ना। जैसे मान लीजिए कि इलिप्स है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अगर हम बात करते हैं कोई इलिप्स है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो इस एलिप्स को आपको क्या करना है, पैरामीटराइज करना है। एलिप्स का ये फिगर कैसा बनेगा, y को 0 कीजिएगा तो x बराबर प्लस माइनस ए आएगा, हाँ। x को 0 कीजिएगा तो y बराबर प्लस माइनस बी आएगा, है ना। 0 कॉमा ऐसा आ जाएगा, ये 0 कॉमा बी आ जाएगा। अब हमको बात करना है कि नहीं, हमको एक्स वाई नहीं चाहिए, कोई एक पॉइंट अगर हम लेट अस सपोज कि हम सपोज कर रहे हैं यहाँ पे इस इलिप्स के ऊपर कोई एक पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, तो इस एक्स कॉमा वाई को हम एक ही वेरिएबल के टर्म्स में हम इसको रखें तो कैसे कर सकते हैं। इसका पैरामीटराइजेशन हो सकता है, अगर हम x को a cos थीटा लिख दें और y को b sin थीटा लिख दें तो क्या हो जाएगा। तो अगर ऐसा रखेंगे तो a स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 ही होगा। इसका मतलब ये हमेशा इसको पैरामीटराइज कर पाएंगे हम a cos थीटा कॉमा b sin थीटा के टर्म्स में। तो यहाँ पे पैरामीटर हमारा क्या है, थीटा है। पैरामीटर क्या है हमारा, थीटा है, ठीक है ना। पैरामीटर यहाँ पे
थीटा हो गया। ये थीटा की वैल्यू है, सो हम चेंज करते जाएंगे। थीटा बराबर 0 पर ये है, 30 डिग्री पर ये है, 90 डिग्री पर ये होगा, 180 डिग्री पर ये होगा, 270 पर ये होगा। हाँ, जेई में ही पढ़ते हैं, उसी का एक्सटेंशन है ये सब चीज। जेई में भी हम लोग इसको पढ़ते हैं। y बराबर 4x² है, इसको पैरामीटराइज करना है तो कैसे कर सकते हैं? अब x की वैल्यू आप t रख दो तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4t² हो जाएगी। हाँ, तो t कॉमा 4t² इसको लिख सकते हैं। x कॉमा वाई को हम क्या लिख सकते हैं? t कॉमा 4t² लिख सकते हैं। इसको भी क्या कर दिया हम लोग? पैरामीटराइज कर दिया। ये तो पैरामीटराइजेशन हुआ जब एक ही पैरामीटर लिखना है। तो ये हमेशा रूल होगा, वेक्टर कैलकुलस में पढ़ेंगे, कोई भी कर्व होता है तो उसको हम लोग एक ही पैरामीटर से पैरामीटराइज कर सकते हैं। कोई सरफेस है तो उसको हम लोग को 2 पैरामीटर लगेगा उसको पैरामीटराइज करने में। कोई अगर वॉल्यूम है तो उसको हमेशा 3 पैरामीटर लगेगा पैरामीटराइज करने में। एज फॉर एग्जाम्पल आप देखो, लेट अस सपोज कि ये कोई प्लेन दिया हुआ है। ये क्या है? प्लेन है। प्लेन का इक्वेशन है कितना? x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5 है। अब इसे हमें पैरामीटराइज करना है। कैसे करेंगे पैरामीटराइज? तो अभी हमने आपको बोला कि कोई भी अगर सरफेस होगा तो ये सरफेस है, दिस इज नॉट अ कर्व। कर्व नहीं है। पिछले वाले में क्या था? ये हमारा कर्व था। y बराबर x² जो होता है तो क्या होता है? ये कर्व होता है। कर्व और सरफेस में अंतर समझते हैं, है ना? सरफेस मतलब कुछ फील होगा, 2D चीज हो गया। इसमें एक्चुअली क्या है कि धागा की तरह है ये, समझ रहे हैं? कोई धागा है, उसको आप ऐसे खींच दीजिए, टाइट कर दीजिए तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। उसको आप गोला कर दीजिए तो सर्किल हो जाएगा। पैराबोला बना सकते हैं, इलिप्स बना सकते हैं। तो ये जो कर्व के भीतर जो इंक्लोज्ड एरिया आ रहा है उसको हम लोग प्लेन बोल सकते हैं। अब प्लेन मतलब यहाँ पर फ्लैट प्लेन है ना? प्लेन क्या हो गया कि ऐसा सरफेस है जो फ्लैट है। ऐसा भी सरफेस हो सकता है जो फ्लैट नहीं हो। एज फॉर एग्जाम्पल आप ट्रीट कर सकते हैं वैसा सरफेस कोई बताइए जो फ्लैट नहीं हो। कोन का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, है ना? कोन का ये एग्जाम्पल है। ये क्या है? फ्लैट नहीं है। स्फीयर का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, दिस इज नॉट फ्लैट। लेकिन है तो भाई सरफेस ही, है ना? है तो ये सरफेस ही, ठीक है ये सरफेस। तो सरफेस को पैरामीटराइज करने के लिए हमें 2 पैरामीटर चाहिए होगा। 2 पैरामीटर ऑलवेज। ओके, जैसे यहाँ पे देखिए, अगर z को अगर हम t1 बोल दें, y को t2 बोल दें, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए? 5 माइनस t1 माइनस t2। हाँ, तो इसको पैरामीटराइज हो गया ना ये। x कॉमा वाई कॉमा जेड बराबर क्या हो जाएगा? x हो जाएगा कितना? 5 माइनस t1 माइनस t2 कॉमा y कितनी है? t2 है, और z कितनी है? t1 है। ये हो गया। 2 पैरामीटर से हम क्या कर दिए? इसको पूरे सरफेस को लिख दिए। हम किसी भी पॉइंट को पकड़ने के लिए, इस प्लेन का कोई भी एक्स वाई जेड को पकड़ने के लिए हमको कुछ नहीं, t1 और t2 का इंफॉर्मेशन चाहिए। अगर t1 t2 हमें नोन है, देन वी कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट वेरी सरफेस। ठीक है, इसको हम लोग यूज करते हैं एरिया वेरिया निकालने में। मतलब अब जो हम आगे यूज करेंगे, इतना चीज कहने का एक ही मतलब था कि आपको सरफेस के बारे में पता होना चाहिए क्लियर कट। कैसे पैरामीटराइज करते हैं? वॉल्यूम है उसको कैसे पैरामीटराइज करेंगे, तो एरिया कैसे निकालेंगे, कोई इंटीग्रल किसी सरफेस के अलोंग निकालना है तो कैसे निकलेगा। तो ये सारा चीज कब यूज होगा हमारा? जब स्टोक्स थ्योरम लगाएंगे, ग्रीन्स थ्योरम लगाएंगे, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाएंगे, तो वहां पे ये सब चीज बड़ा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो हम वापस आते हैं अपना सिलेबस पे। तो वेक्टर कैलकुलस में हमको बेसिकली डिफरेंशियल पार्ट करना है,
इंटीग्रल पार्ट करना है और थोड़ा सा कर्वेचर के बारे में पढ़ना है, टॉर्शन के बारे में पढ़ना है ना। और उसके बाद जो टॉर्सन कर्वेचर सब में क्या रिलेशन होता है उसको पढ़ना है ना। तो ऐसे करते करते ये खत्म हो जाता है और इससे बहुत आसान क्वेश्चन आता है और आप कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। टू डायमेंशन मोशन, टू डायमेंशन ज्योमेट्री में आप एनालिटिकल ज्योमेट्री जो लोनी का पढ़े हैं, एस एल लोनी का, तो वही एस एल लोनी वाला जो चीज है यहाँ पे एक बार रिव्यू कर लेना है। 2D से क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन क्या है कि उसको आपको आना चाहिए, वो हमेशा यूज पड़ेगा आपको, वेक्टर कैलकुलस में यूज पड़ेगा, कहीं कैलकुलस कर रहे हैं उधर भी यूज हो सकता है, तो आपको यूज आएगा वो। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री स्टार्ट कहाँ से होगा, लाइन से स्टार्ट होगा, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, लाइंस, प्लेन्स, कोन, ऐसे करके स्टार्ट होगा, फिर आगे चलेगा। मैकेनिक्स में 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन मोशन, मतलब आप समझ रहे हैं कि सब 11th-12th वाला जो चीज जो पढ़े हुए हैं उसी को बेस बना के हमको पढ़ाई शुरू करना होगा। और कहाँ तक जाना है, ग्रेजुएशन लेवल तक हमको वहां पर पहुंचना है। बेस 11-12 भी है, आप कोई भी टॉपिक उठा के देखेंगे बेस आपका 11-12 में। लीनियर अलजेब्रा में भी आप बेस देखें, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट आप पढ़े हैं, थोड़ा बहुत पता है। लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर्स आप वहां पढ़े थे, आप 11वीं 12वीं में भी लीनियर डिपेंडेंट लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स पढ़ते हैं, पढ़े हैं, है ना। इफ वी से दैट v1 v2 v3 v4 vn लीनियर इंडिपेंडेंट होता है कब, जब a1 v1 a2 v2 a3 v3 an vn बराबर 0 है और सब a1 a2 a3 all the coefficients must be equal to 0, then we say that the set of vectors v1 to vn is linearly independent, otherwise कोई भी अगर नॉन जीरो है तो उसको लीनियरली डिपेंडेंट बोलते हैं। यही से तो वेक्टर लीनियर अलजेब्रा भी शुरू होता है ना। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जिसमें आप कह सकते हैं कि नहीं डायरेक्ट ग्रेजुएशन से हमें शुरू करना है, नहीं। 11th वाला पोर्शन है उसको फ्रेश करना है, रिफ्रेश रिकॉल करना है और फिर हमें आगे बढ़ते चल जाना है, ठीक है। ये था हमारा पेपर 1 का जो जर्नी है जिसको आपको करना है। पेपर 2 का जो जर्नी है उसको लिखिए। पेपर 1 का पेपर 2 लिखिए। पेपर 2 में सबसे पहले पढ़ना है मॉडर्न एल्जेब्रा, मॉडर्न एल्जेब्रा, ग्रुप थ्योरी प्लस रिंग थ्योरी, ओके, इसको करना है। ये भी बहुत मजेदार चीज है, सब कुछ है इसमें। ग्रुप थ्योरी मतलब सारा कुछ हो गया, सारा कुछ हो गया ग्रुप थ्योरी के भीतर में ही आ जाएगा। ग्रुप क्या है, सब ग्रुप क्या है, आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स होता है, एबिलियन ग्रुप क्या होता है, साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, परमुटेशन ग्रुप क्या होता है ना, होमोमॉर्फिज्म का थ्योरम क्या है, आइसोमॉर्फिज्म का थ्योरम क्या है, ठीक है, कर्नल क्या है उसमें, फैक्टर ग्रुप क्या होता है, फैक्टर ग्रुप होने का क्या कंडीशंस होता है, ऐसे करके सिलेबस में डिफाइंड है। तो हमने ब्रॉडली इसको डिफाइन किया 2 पार्ट में, ग्रुप थ्योरी एंड रिंग थ्योरी, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पीडीई आ जाएगा, ठीक है। तो पीडीई को थोड़ा सा इनलार्ज्ड वर्जन में हमें पढ़ना है। बेसिक पीडीई तो पढ़ना ही है, बेसिक पीडीई तो पढ़ना ही है, जिसमें पीडीई क्या होता है, कितने टाइप का होता है, लीनियर है, क्वासी लीनियर है, नॉन लीनियर है, तो उसका क्या स्ट्रेटजी है सबको सॉल्व करने का, ये पार्ट हो गया। उसके बाद जो पार्ट आएगा आपका, सो वेव इक्वेशन एंड हीट इक्वेशन, एंड हीट इक्वेशन, और इसको जो सॉल्व करने का जो टेक्निक होता है सो लैपलास इक्वेशन होता है, लैपलास इक्वेशन, है ना। और लैपलास इक्वेशन क्या होता है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होता है, ओडीई होता है। ओडी की है, लैपलास इक्वेशन करेंगे, हीट इक्वेशन करेंगे, वेव इक्वेशन करेंगे। इससे क्वेश्चन है सो आपका हर साल आता है, सिर्फ इसी टॉपिक से आपको 25 से 30 नंबर का क्वेश्चन जो रहेगा तो दिख जाता है। और छोटे मोटे क्वेश्चन पीडी, बेसिक पीडी से तो रहेगा ही 2 क्वेश्चन, है ना। फॉर्मेशन ऑफ पीडी कैसे हो सकता है,
पीडी कैसे फॉर्म करेगा, फॉर्म कराने के लिए बोल सकता है, कोई 2 फंक्शन दे देगा, एलिमिनेट कीजिए, पीडी बनाइए। उसके बाद आप लिखिए थर्ड में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, ये पूरा टॉपिक पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, है ना। फोर्थ में है आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस, न्यूमेरिकल एनालिसिस। फिफ्थ में आपका पढ़ना है रियल एनालिसिस, रियल एनालिसिस प्लस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भी है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ठीक है। सिक्स्थ में आपको एक पढ़ना है क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स। सेवेंथ पढ़ना है आपको ऑपरेशन रिसर्च, ऑपरेशन रिसर्च, ठीक है। इसको हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग भी बोलते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग भी बोलते हैं, ओके। और एट्थ में पढ़ना है आपको हाइड्रोडायनेमिक्स, हाइड्रोडायनेमिक्स जिसको फ्लूइड डायनेमिक्स बोलते हैं, ठीक है। इतना ही सिलेबस है। पेपर 2 का चीज मोस्टली जो है आपका पेपर 1 का एप्लीकेशन है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस तभी कर पाएंगे जब वेक्टर वाला पार्ट आपका किया हुआ है। न्यूमेरिकल एनालिसिस में नया चीज है, फॉर्मूला बेस्ड होता है, एरर्स वगैरह निकालने का पूछते रहता है यूपीएससी, तो इसमें थोड़ा सा डेरिवेशन वगैरह पार्ट है, इसको करना है। बहुत सारा डेरिवेशन आपको याद भी रखना पड़ेगा। रियल एनालिसिस में प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस को, सीरीज कब कन्वर्ज कर रहा है, कब डाइवर्ज कर रहा है, कौन-सी सीक्वेंस क्या होता है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है। बहुत सारे टेस्ट सब दिए हुए हैं किसी सीरीज को कन्वर्ज करने का, किसी सीक्वेंस को कन्वर्ज करने का, सीक्वेंस और सीरीज में क्या डिफरेंस है, ये सारा कुछ हमें यहीं पर पढ़ना है, ठीक है। क्लासिकल मैकेनिक्स के भीतर में जैसे आप सिंपल मैकेनिक्स, न्यूटोनियन मैकेनिक्स आप पढ़ते हैं, उसमें क्या पढ़ते हैं, बॉडी है, फोर्स दिया हुआ है, एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, कहाँ जाएगा कुछ टाइम में, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको करना है कि विदाउट एनालाइजिंग द फोर्स, फोर्स को एनालाइज नहीं करके आप बॉडी का के बारे में डिस्क्राइब करें कि बॉडी का मोशन क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो इसको हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स से पढ़ते हैं। लैग्रेंजियन एंड हैमिल्टोनियन मेथड बोलते हैं, लैग्रेंजियन एंड हैमिल्टोनियन, ये पढ़े हैं? नहीं पढ़े? इसको पढ़ेंगे, इसको सिलेबस में देखिए का है, इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। ऑपरेशन रिसर्च 12वीं में थोड़ा पढ़े हैं, उसी का एक्सटेंशन है यहाँ पे। हाइड्रोडायनेमिक्स नहीं पढ़े होंगे, पढ़े थे? फ्लूइड डायनेमिक्स में आपको सोर्स, सिंक, वर्टेक्स मोशन, फ्लूइड कब एग्जिस्ट करता है, वहीं से एक क्वेश्चन आ जाता है। सोर्स सिंक हो गया, वर्टेक्स मोशन हो गया, फिर से आपका नेवियर स्टोक्स थ्योरम है, फ्लो पास्ट अ सिलेंडर है, फ्लो पास्ट अ स्फीयर है, ये सारा कुछ है, सो इसमें करना है। इधर टाइम लगता है, दोनों 250-250 मार्क्स का पेपर है, दोनों को करना है तभी पास करेंगे, सिंपल सी बात है। और फर्स्ट वाला को करेंगे तभी सेकेंड वाला जल्दी आपको समझ में आएगा, क्योंकि डायरेक्ट इस पे कूदने से फायदा नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट हम लोग यहीं से करेंगे, कैलकुलस से, ओके। कोई डाउट है पूछिए।